यूके ने अभी अभी क्रेमलिन पर बम गिराया है। हाल ही में यूके के रक्षा सचिव जॉन हीली ने प्रोग्राम लीरा की पुष्टि की, जो एक नई पहल है जिसमें यूके और यूक्रेन रूस से लड़ने के लिए अपनी ताकतें मिला रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन में भारी बढ़ोतरी का खुलासा किया है और इस सहायता का स्तर अभूतपूर्व है। पश्चिमी समर्थन में बड़ी बढ़ोतरी के तहत यूक्रेन यूनाइटेड किंगडम सैकड़ों भेजने पर सहमति जताई। का अटैक ड्रोन, हम यूक्रेन के साथ मिलकर इंटरसेप्टर ड्रोन भी बना रहे हैं। यह कदम यूके के 2 अरब पाउंड के व्यापक ड्रोन प्रोग्राम का हिस्सा है और यह ब्रिटेन के इस बढ़ते विश्वास के साथ मेल खाता है कि ड्रोन युद्ध भविष्य की लड़ाई है। इस प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा प्रोजेक्ट ऑक्टोपस है, जो यूके द्वारा यूक्रेन को इंटरसेप्टर ड्रोन के बड़े पैमाने पर उत्पादन में मदद करेगा। ये आम ड्रोन नहीं बल्कि विशेष रूप से रूसी वायु शक्ति को खत्म करने वाले घातक शिकारी हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि यह प्रोग्राम यूक्रेन की रक्षा रणनीति में कैसे फिट होता है और क्यों यह युद्ध समाप्त करने का अंतिम कदम हो सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कई वर्षों से यूक्रेन लगातार हवाई हमले के खतरे के साए में जी रहा है। रूस के शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोन, जो ईरान की मदद से बनाए गए हैं, का इस्तेमाल पावर स्टेशन, ईंधन डिपो, पुलों और अपार्टमेंट्स को निशाना बनाने में हुआ है। इससे आम नागरिकों की मौतें और सार्वजनिक सुविधाओं में बार बार बाधा आई है। ये सस्ते बनते हैं, आसानी से लॉन्च होते हैं और गंभीर नुकसान कर सकते हैं। एक शाहिद की कीमत लगभग $20,000 से $50,000 के बीच होती है, जबकि इन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें अक्सर 10 या 20 गुना ज्यादा महंगी होती हैं। इस मूल्य अंतर से रूस को अब तक बड़ा लाभ मिला है। हर बार जब यूक्रेन एक महंगी इंटरसेप्टर मिसाइल जैसे पैट्रियट्स, IRIS-T या नासाम्स का इस्तेमाल एक अकेले शाहिद को रोकने के लिए करता है, तो वह अपने उच्च स्तरीय गोला बारूद का भंडार कम कर लेता है। और बुरा यह है कि ये ड्रोन एक एक नहीं बल्कि लहरों में 10, 20 या कभी 50 तक आते हैं। अब इसे सैकड़ों हमलों से गुणा करें तो कीव के लिए यह हारने वाला खेल है। गणित इसे थकाऊ युद्ध में टिकने नहीं देता। क्या यही समस्या प्रोजेक्ट ऑक्टोपस हल करेगा? अब यूक्रेन के पास सस्ते, तेज इंटरसेप्टर ड्रोन हैं जो शाहिद्स का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे महंगे मिसाइलों की जरूरत नहीं। यह ड्रोन लड़ाई का तरीका है और युद्ध की गणित बदलने का तरीका है। इस विचार का पहली बार इस साल लंदन और कीव के रक्षा वार्ताओं में उल्लेख हुआ था, जो सैन्य सहयोग पैकेज का हिस्सा था। कोडनेम प्रोजेक्ट ऑक्टोपस यूके की औद्योगिक ताकत और यूक्रेन के अनुभव को मिलाकर हजारों इंटरसेप्टर जल्दी बनाएगा। यूक्रेन अब ड्रोन बनाना जानता है। इसके इंजीनियरों और सैनिकों ने पिछले कुछ सालों में छोटे फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाले स्ट्राइक ड्रोन तक हर तरह के ड्रोन को डिजाइन करने, उनमें बदलाव करने और उड़ाने में समय बिताया है। यूक्रेन के पास बड़े पैमाने पर उत्पादन और सप्लाई चेन की कमी है, जिससे रूस का मुकाबला मुश्किल होता है। इसमें यूनाइटेड किंगडम मदद करता है। ब्रिटिश डिफेंस कंपनियों के पास भरोसेमंद हार्डवेयर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता है, जबकि यूक्रेन डिजाइन युद्ध क्षेत्र से मिले डेटा और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जो सिर्फ जंग के अनुभव से ही मिल सकती है। तो ये इंटरसेप्टर ड्रोन असल में हैं क्या? ये छोटे, तेज और बेहद फुर्तीले विमान होते हैं, जिन्हें दुश्मन के ड्रोन को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारी बम या मिसाइलें ले जाने के बजाय गति, फुर्ती और सटीकता के लिए बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों को समय से पहले रोकना और नष्ट करना है। कुछ सीधे टकराव पर निर्भर करते हैं, दुश्मन के ड्रोन से बिल्कुल सटीकता के साथ टकरा जाते हैं। कुछ विस्फोटक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक जैमर उड़ान में ही निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे अहम है त्वरित प्रतिक्रिया। इन इंटरसेप्टर्स को कुछ ही सेकंड में लक्ष्य का पता लगाना, ट्रैक करना और हमला करना होता है, और वे यह काम बखूबी करते हैं। वे ऑप्टिकल सेंसर, रडार इनपुट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियां इस्तेमाल करते हैं। कुछ दूर से नियंत्रित होते हैं, बाकी अर्ध स्वायत्त होते हैं। लक्ष्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके देरी को कम किया जाए, ताकि यूक्रेन झुंड हमले का तुरंत जवाब दे सके, जो इस युद्ध में रूस की खास रणनीति रही है। यूके और यूक्रेन दोनों के लिए डिजाइन में सबसे अहम प्राथमिकता किफायती होना है। हर इंटरसेप्टर इतना सस्ता होना चाहिए कि उसे बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जा सके, बिना संसाधनों को खत्म किए। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रति यूनिट लागत लगभग $10,000 से $20,000 के बीच होगी। यह शाहिद जितना महंगा है और पारंपरिक वायु रक्षा मिसाइलों से काफी सस्ता है। अगर यूक्रेन रूस से सस्ते ड्रोन बनाए
तो युद्ध का समीकरण बदल सकता है, जो अब तक मॉस्को के पक्ष में था। यूक्रेन कह रहा है, जब कम बजट में रूस को चकमा दे सकते हैं तो इतनी रकम क्यों खर्च करें। लेकिन सिर्फ अच्छे ड्रोन होना ही काफी नहीं है, इन्हें एक बड़े रक्षा सिस्टम के भीतर काम करना होगा। इंटरसेप्टर प्रोग्राम को रडार नेटवर्क, ग्राउंड सेंसर और कमांड सिस्टम के साथ विकसित किया जा रहा है ताकि ड्रोन की जल्दी पहचान और ट्रैकिंग हो सके। जैसे ही झुंड दिखता है, जानकारी तुरंत यूक्रेन के डिजिटल रक्षा नेटवर्क में भेजी जाती है। इंटरसेप्टर पास के स्थानों से रडार और विजुअल डेटा के निर्देश पर लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि वे शहरों तक पहुंचने से पहले लक्ष्यों को रोक सकें। ये ड्रोन तेज और चालाक हैं, लेकिन असली गेम चेंजर क्या है? ये पहले से ही प्रोडक्शन लाइनों से निकल रहे हैं, रूस को गंभीर सिरदर्द देने के लिए तैयार हैं। यूके की डिफेंस कंपनियां प्रिवेल पार्टनर्स और टेकेवर यूके छोटे यूएवी डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और प्रोपल्शन पर ध्यान देंगी। यूक्रेन कंपोनेंट्स, असेंबली और फील्ड टेस्टिंग में योगदान करेगा। साझेदारी में स्पष्ट भूमिकाएं होंगी। यूके मैन्युफैक्चरिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक्स देता है। यूक्रेन अनुभव, नवाचार और युद्ध क्षेत्र से त्वरित प्रतिक्रिया देता है। एक साथ मिलकर वे लगभग किसी भी पारंपरिक सैन्य ठेकेदार की तुलना में कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। असल में चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि पोलार्ड खुद ने कहा कि इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यूके हर महीने लगभग 2000 ड्रोन तैयार करेगा, जिन्हें यूक्रेन भेजने के लिए तैयार किया जाएगा। हालांकि सब कुछ परियों की कहानी जैसा नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में चुनौतियां आती हैं। इन ड्रोन को मोटर, बैटरी, सेंसर और कंप्यूटर चिप्स चाहिए जो दुनिया भर में कम मिलते हैं। रूस पर प्रतिबंधों से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रणनीतिक बन गए हैं और ड्रोन पुर्जों की वैश्विक मांग बढ़ी है। इसका मतलब है कि दोनों देशों को अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हुए बिना कंपोनेंट्स की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। लंदन और कीव के अधिकारी पहले से ही दीर्घकालिक सोर्सिंग अनुबंधों पर काम कर रहे हैं ताकि कमी न हो। जब ये बाधाएं दूर हो जाएंगी और ड्रोन बनकर तैयार हो जाएंगे तो उन्हें यूक्रेन भेजा जाएगा और प्रमुख शहरों या अग्रिम पंक्ति के रक्षा केंद्रों के पास सुरक्षित सुविधाओं में असेंबल किया जाएगा। उन्हें कीव, ओडेसा, डिप्रो और खार्किव जैसे मुख्य स्थानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा, जो पहले भी भारी ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं। इसकी समय सीमा और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, रूस के एक बार फिर ऊर्जा ढांचे पर बमबारी शुरू करने की उम्मीद है ताकि यूक्रेन को एक बार फिर अंधेरे में डुबो दिया जाए। नए इंटरसेप्टर्स इसे रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यह सोच यूं ही नहीं आ रही है। पिछली सर्दियों में रूस ने यूक्रेन को झुकाने के लिए 1000 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। बिजली घरों पर हमला हुआ, ग्रिड ठप हो गए, परिवार बेसमेंट में बिना हीटर के दुबके रहे, बाहर बर्फ गिर रही थी। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था, जिसका मकसद अंधेरे और ठंड के जरिए यूक्रेन की हिम्मत तोड़ना था। इस साल लक्ष्य यह है कि वही रणनीति दोबारा काम न कर सके। ये नए इंटरसेप्टर ड्रोन रूस की सर्दियों की ऊर्जा कटौती पर उसकी सबसे बड़ी निर्भरता खत्म कर सकते हैं। अगर इंटरसेप्टर आने वाले शाहिद और क्रूज मिसाइलों का एक हिस्सा भी रोकने में कामयाब हो जाते हैं जो बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं, तो यूक्रेन बिजली बनाए रखेगा उन शहरों में जहां पिछले साल सब अंधेरे में था। अगर वहां हीटिंग, फैक्ट्रियां और अस्पतालों में रोशनी चालू रहे तो मनोबल नहीं टूटता बल्कि और मजबूत होता है। यूक्रेन को हर हमले के बाद बार बार पावर स्टेशनों की मरम्मत नहीं करनी होगी, जिससे पैसे, जनशक्ति और समय बचेगा। ये सारी चीजें लंबे युद्ध में बहुत अहम होती हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ड्रोन सिर्फ खतरों को गिराते नहीं हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी की स्थिरता की भी रक्षा करते हैं। यही स्थिरता लंबे समय तक लड़ाई संभव बनाती है। इसलिए ड्रोन कार्यक्रम सिर्फ रक्षा से कहीं बड़ा है। यह रूस की सबसे प्रभावी युद्ध रणनीतियों में से एक के केंद्र पर वार करता है और उसे अविश्वसनीय बना देता है। अगर यूक्रेन सर्दियों में बिजली से जुड़ा रह सकता है तो रूस अपना मौसमी फायदा खो देता है। जो कभी युद्ध में उसकी सबसे मजबूत ताकतों में से एक थी, वह अब उसकी सबसे कमजोर कड़ी बन सकती है। तैनाती की रणनीति भी लचीली है। केंद्रीय कमांड पर निर्भर रहने के बजाय यूक्रेन स्थानीय स्तर पर इंटरसेप्टर समूहों को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय रक्षा केंद्रों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। कुछ इंटरसेप्टर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करेंगे, जबकि अन्य रडार सिस्टम द्वारा किसी भी हमले की लहर का पता चलते ही लॉन्च के लिए तैयार रहेंगे। इसका उद्देश्य पता लगाने और इंटरसेप्शन के समय को कुछ मिनटों तक सीमित करना है। कुछ इंटरसेप्टर मैन्युअली संचालित होंगे, खासकर जटिल या अधिक ट्रैफिक हवाई क्षेत्रों में। अन्य इंटरसेप्टर आंशिक स्वायत्तता का उपयोग करेंगे, जिन्हें अनुमति मिलने के बाद वे स्वचालित रूप से लक्ष्यों की पहचान करेंगे और उनका पीछा करेंगे। यूक्रेन के रडार,
जैमर और मिसाइल सिस्टम के साथ ये इंटरसेप्टर रक्षा की अहम मध्य परत जोड़ेंगे। वे अधिकतर सस्ते ड्रोन को रोकेंगे ताकि महंगी मिसाइलें सिर्फ विमानों और बैलिस्टिक खतरों के लिए बची रहें। आखिरकार यही इनकी मौजूदगी का कारण है और यह कोई दूर की कल्पना नहीं है। प्रारंभिक उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार गुप्त स्थानों पर परीक्षण भी शुरू हो गया है। अगर योजना अनुसार चला तो यूक्रेन के पास 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा के लिए इंटरसेप्टर यूनिट्स होंगी। अब जब हमने अंतर देखा, अगला सवाल है कि ये इंटरसेप्टर यूक्रेन की अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ कैसे फिट होते हैं। देश अभी पैट्रियट, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और नासैमस जैसी आधुनिक लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करता है। ये बेहद सटीक हैं, लेकिन महंगे हैं और इनकी संख्या सीमित है। करीब रक्षा के लिए यूक्रेन जर्मन गेपारोड जैसी प्रणालियों पर निर्भर करता है, जो ड्रोन और निचली मिसाइलों को रडार निर्देशित तोपों से नष्ट करती हैं। गेपारोड यूक्रेन के शस्त्रागार में सबसे सफल उपकरणों में से एक रहा है, लेकिन इनकी संख्या सीमित है और इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। स्काइनक्स जैसे नए सिस्टम जो स्मार्ट गोला बारूद दागते हैं, जो लक्ष्यों के पास फटते हैं, अब इस कमी को पूरा करने लगे हैं, लेकिन इन्हें भी उत्पादन की सीमाओं का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है ताकि दुश्मन के ड्रोन को जाम और भ्रमित किया जा सके। हालांकि शाही ड्रोन अक्सर पहले से प्रोग्राम किए गए रास्तों पर उड़ते हैं, जिससे इन्हें बाधित करना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बाजार में थोड़ी सी कमी नजर आती है और यहीं पर यूक्रेन इंटरसेप्टर्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। इन्हें हाई एंड मिसाइल सिस्टम और शॉर्ट रेंज गनों के बीच की दूरी कवर करने के लिए बनाया गया है। ये ड्रोन को लंबी दूरी तक भी पीछा कर सकते हैं, जिससे रक्षकों को ज्यादा समय और ज्यादा विकल्प मिलते हैं। हम एक जटिल नेटवर्क देख रहे हैं जिसमें सभी एक दूसरे की क्षमताओं और सुरक्षा पर निर्भर हैं। यही वजह है कि इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट इतना बड़ा मामला बन जाता है। पहली बार यूक्रेन के पास रूस की परेशान करने वाली रणनीति का सस्ता जवाब हो सकता है, क्योंकि जब रक्षा की कीमत हमले की कीमत के बराबर होने लगती है तो जिस पक्ष के पास बेहतर समन्वय और तेज नवाचार होता है वही जीतने लगता है। रूस के लिए यह गंभीर समस्या है, सिर्फ युद्ध में सुधार नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव भी है। जो दिखने में साधारण ड्रोन कार्यक्रम है, असल में पश्चिम की युद्ध लड़ने की रणनीति बदलने की बड़ी योजना का हिस्सा है। यूके का यह कदम कितना ताकतवर है, समझने के लिए आपको दूर से देखना होगा। यह सिर्फ एक देश के ड्रोन भेजने का मामला नहीं, बल्कि रूस की लड़ाई की क्षमता घटाने के नाटो के बड़े प्रयास का हिस्सा है। हर नया हथियार, इंटेलिजेंस लिंक और ट्रेनिंग मिशन वही रणनीति है जो 2022 में पहली रूसी टैंक के यूक्रेन में घुसने के बाद बनी। काफी समय तक पश्चिम सतर्क रहा। वे यूक्रेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन रूस के साथ सीधा टकराव नहीं चाहते थे। शुरुआत में उन्होंने हेलमेट, मेडिकल किट और रक्षा हथियार भेजे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा और रूस नहीं रुका, सीमा आगे बढ़ती गई। पहले तोपखाना, फिर लंबी दूरी की रॉकेटें, फिर टैंक और अब उन्नत ड्रोन व वायु रक्षा प्रणालियां आ गई हैं जो रूस की किसी भी चीज की बराबरी करती हैं। यूके के इंटरसेप्टर ड्रोन कार्यक्रम से नाटो के बदलाव की सीमा दिखती है। लंदन अब सिर्फ रूस को जवाब नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र को आकार देने में भी नेतृत्व कर रहा है। यह कार्यक्रम यूक्रेन को सिर्फ जीवित रहने में नहीं, जीत दिलाने में भी मदद करता है। यूके मूल रूप से रूस से कह रहा है, हमारा टी पकड़ो, हम इस लड़ाई के नियम फिर से लिख रहे हैं। जब आप करीब से देखें तो यूके की योजना सिर्फ यूक्रेन का समर्थन करने के बारे में नहीं है, यह भविष्य की युद्ध तकनीक का परीक्षण करने के बारे में भी है। ये ड्रोन एक नए तरह के युद्ध के लिए प्रोटोटाइप हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा और पायलट्स के लिए न्यूनतम जोखिम शामिल है। यूक्रेन उन सिस्टम्स के लिए परीक्षण स्थल बनता जा रहा है जो अगले 30 वर्षों की सैन्य शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं। इसे आधुनिक युद्ध की एक प्रयोगशाला की तरह समझिए। ड्रोन प्रदर्शन से नाटो को यह समझ मिलेगा कि क्या सफल है क्या नहीं, और रूसी इन्हें रोकने के लिए क्या करते हैं, जिससे पश्चिम की रक्षा प्रणालियां विकसित होंगी। रूस इसमें टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि मॉस्को के पास न औद्योगिक आधार है, न पैसा, न उच्च तकनीकी साझेदारियां। वह इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। नवाचार स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर रूस है, जिसकी रक्षा प्रणाली पहले ही दबाव में है। उसके मिसाइल भंडार घट रहे हैं, एंटी एयर प्रणालियां पुरानी हो रही हैं और उसकी रडार कम ऊंचाई पर छोटे तेज ड्रोन पकड़ने में मुश्किल में है। इंटरसेप्टर ड्रोन रूस के लिए खतरनाक हैं क्योंकि ये पुराने सोवियत युद्ध मॉडल में फिट नहीं होते। ये सस्ते हैं,
अनुकूलनीय हैं और इन्हें अपग्रेड करना आसान है। आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ने रूस की कमजोर कड़ी पकड़ ली है। जब मॉस्को पुराने हथियारों से नहीं निपटता तो वह बड़े हथियारों में भारी निवेश करता है जो सुर्खियां बटोरते हैं। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, परमाणु सिस्टम और T-40 आर्माटा टैंक शामिल हैं। हालांकि ये अच्छे हैं, लेकिन ये बुनियादी ढांचे और आपूर्ति लाइनों पर ड्रोन हमलों की समस्या नहीं सुलझाते। आप ड्रोन के झुंड को उड़ाने के लिए टैंक का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, है ना? इसी वजह से यूके और यूक्रेन की योजनाएं इसी कमजोरी को निशाना बनाती हैं और ये कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है। हर बार जब यूक्रेन रूस में तेल रिफाइनरी या हथियार डिपो पर हमला करता है तो मॉस्को को अपनी जमीन की रक्षा में ज्यादा समय और संसाधन लगाने पड़ते हैं। क्रेमलिन ने ऐसा नहीं सोचा था। जब उसने आक्रमण शुरू किया था, रूस को लगा था कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन के अंदर ही रहेगी। अब ये पश्चिमी समर्थित नवाचार रूस के केंद्र तक फैल रहे हैं। यह एक अलग तरह का दबाव बना रहा है जिसे क्रेमलिन के लिए नियंत्रित करना और भी मुश्किल है। रूस के बेलगोरोद और कुर्स्क जैसे इलाकों को अब वही ड्रोन अलार्म, हमले और बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है जो पहले सिर्फ यूक्रेन में होती थी। मॉस्को युद्ध को खुद से दूर रखने का भ्रम अब टूट रहा है। अब सिर्फ मोर्चा ही नहीं बल्कि खुद उनका वतन भी निशाने पर है। यह बदलाव आम रूसियों के लिए युद्ध के अनुभव को बदल देता है। अगर नुकसान सिर्फ सैनिकों या दूर दराज के युद्ध क्षेत्रों तक सीमित हो तो आम जनता निष्क्रिय रह सकती है। जब घटनाएं घर पर हों और आम लोग खुले खतरे में हों, मामला व्यक्तिगत हो जाता है और व्यक्तिगत डर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। लोग खतरनाक सवाल पूछने लगते हैं, हम इतने असुरक्षित क्यों हैं? सेना सुरक्षा में क्यों असफल हो रही है? यह सब अभी क्यों जारी है? प्रोजेक्ट ऑक्टोपस जैसे कार्यक्रमों से यूक्रेन की रक्षा क्षमता बढ़ती है और जवाबी हमलों के लिए संसाधन मिलते हैं। रूस में हर सफल हमला जनता की सुरक्षा की भावना कम करता है। यह डर सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि राज्यपालों, सैन्य कमांडरों और क्रेमलिन के अंदर तक जाता है जिन्हें तेज और आसान जंग का वादा किया गया था। अब तक जो प्रचार उन्हें मिला असली रूप में झूठ और बकवास बनकर सामने आता है। इस तरह का दबाव पुतिन की ताकत की बुनियाद को तोड़ता है। उनकी मजबूत नेता की छवि नियंत्रण और रूस को अराजकता से बचाने पर टिकी है। लेकिन जब अराजकता रूस पहुंचती है तो वह छवि टूटने लगती है। कट्टरपंथी बेचैन होते हैं, क्षेत्रीय नेता अपने हित साधते हैं और सैन्य गुट एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अगर युद्ध में हार जारी रही और यूक्रेन का रक्षा उद्योग मजबूत हुआ तो तख्ता पलट, इस्तीफा या चुपचाप हटाने जैसा आंतरिक विद्रोह का खतरा बढ़ जाएगा। अगर ऐसा चलता रहा तो पुतिन को सैन्य समस्या के साथ वैधता का संकट भी झेलना होगा। और यूक्रेन जितने भी ड्रोन रोकता है, जितने भी हमले करता है, वह उस संकट को एक कदम और आगे बढ़ा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यह बदलाव कुछ और गहरा भी उजागर करता है। रूस की सैन्य संरचना अब भी सोवियत युग की सोच पर आधारित है। भारी जनशक्ति, बख्तरबंद गाड़ियां और सख्त कमांड वाली सेना तेज, अप्रत्याशित ड्रोन युद्ध नहीं संभाल सकती। यूनाइटेड किंगडम और उसके नाटो सहयोगी लचीलापन दिखा रहे हैं। ड्रोन प्रोग्राम सिर्फ एक मॉडल या मिशन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो विकसित हो सकता है। एक ड्रोन रक्षा, दूसरा हमला, तीसरा जासूसी कर सकता है और सभी एक दूसरे व मानव ऑपरेटरों से संवाद कर सकते हैं। यह यूक्रेन को आत्म अधिगमशील ढाल व तलवार देना है। इंटरसेप्टर ड्रोन यूक्रेन के वायु रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और पैट्रियट, नासम्स जैसे पश्चिमी सिस्टम से जुड़ सकते हैं। इससे सुरक्षा की कई परतें बनती हैं। एक परत मिसाइलों को मार गिराने के लिए, दूसरी विमानों को रोकने के लिए और तीसरी ड्रोन को नष्ट करने के लिए। यह एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें हर परत दूसरी का समर्थन करती है। पहले ऐसा समन्वय बनने में महीनों या वर्षों लगते थे। अब नेटो देशों के बीच डेटा साझा करने की वजह से यह कुछ हफ्तों में ही हो रहा है। ब्रिटिश इंजीनियर यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों में रियल टाइम में अपडेट अपलोड कर सकते हैं। यह यूक्रेन को ऐसी क्षमता देता है जो रूस के पास नहीं है। यह स्पष्ट संदेश है कि नेटो अब बढ़ती स्थिति से नहीं डरता। हर पश्चिमी शक्ति मानती है कि यूक्रेन का अस्तित्व केवल वादों नहीं, असली ताकत पर निर्भर है। इस ड्रोन प्रयास का नेतृत्व करके यूनाइटेड किंगडम न केवल समर्थन दिखा रहा है बल्कि बाकी गठबंधन के लिए दिशा भी तय कर रहा है और यह राजनीतिक रूप से मायने रखता है। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ छोड़कर भी नाटो में प्रमुख भूमिका बनाए रखना चाहता है। महत्वपूर्ण तकनीकी परियोजना का नेतृत्व गठबंधन में उसकी स्थिति मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि लंदन अभी भी अपनी शर्तों पर वैश्विक रणनीति आगे बढ़ा सकता है,
खासकर जब वॉशिंगटन कई मुद्दों में व्यस्त है। यहाँ एक और सूक्ष्म संदेश भी मॉस्को के लिए है। यूके यह दिखा रहा है कि वह रूस को सीधे चुनौती दे सकता है, भले ही ब्रिटिश सैनिकों को खतरे में डाले बिना। हर बार जब इन ड्रोन में से कोई एक रूसी लक्ष्य को गिराता है तो यह याद दिलाता है कि पश्चिम की पहुंच बढ़ रही है और रूस की शक्ति का प्रभाव घट रहा है। यूके सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं है। प्रोजेक्ट ऑक्टोपस समेत उसी कार्यक्रम में एक और बड़ा प्रयास जारी है, लायरा। यह पहल रूस के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और घातक है। यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से तोपखाने प्रणालियां बनाने का समझौता किया है। यह सिर्फ हथियार भेजने नहीं बल्कि साथ मिलकर बनाने की बात है। इस योजना में साझा फैक्ट्रियां बनाना, तकनीक का हस्तांतरण और यूक्रेनी इंजीनियरों को अपने देश में तोपखाने बनाने की ट्रेनिंग देना शामिल है। इस तरह की टीम वर्क दोनों देशों की मदद करती है। यूक्रेन के लिए इसका मतलब है तेज उत्पादन, कम देरी और विदेशी आपूर्ति का इंतजार कम करना। यूके को असली युद्ध क्षेत्र में अपनी रक्षा तकनीक जांचने व सुधारने का मौका मिला है। हथियार आज की जंग के लिए बनाए जा रहे हैं। इन्हें रूसी रणनीति का जवाब देने, मोर्चे की प्रतिक्रिया अपनाने और संघर्ष बदलने पर सुधार के लिए बनाया गया है। रूस के लिए यह बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब है कि अब यूक्रेन सिर्फ जो उसे दिया जाता है वही इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वह यह सीख रहा है कि उसे जो चाहिए उसे खुद कैसे बनाना है। यह सब बदल देता है। रूस ने सालों यूक्रेन की आपूर्ति लाइनों को कमजोर किया। उम्मीद थी कि पश्चिमी समर्थन रुक जाएगा। अब ब्रिटिश तकनीक से यूक्रेन में ही तोपखाना बनने से रूस की उम्मीदें टूट रही हैं। स्थानीय रूप से तैयार किया गया हर नया गोला एक देरी कम है, एक कमजोरी कम है और एक वजह ज्यादा है। रूस की युद्ध योजना बिखर रही है। ऐसी साझेदारी रूस के लिए यूक्रेन को थकाकर हराना और यह दिखाना मुश्किल कर देती है कि पश्चिमी सहयोगी पीछे हट रहे हैं। वे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। समय के साथ यह तोपखाना कार्यक्रम ड्रोन कार्यक्रम जितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल आने वाले खतरों को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि तोपखाने का इस्तेमाल युद्ध के मैदान को आकार देने के लिए किया जाता है। एक साथ मिलकर ये यूक्रेन को एक ज्यादा स्मार्ट और मजबूत रक्षा प्रणाली देते हैं। यूक्रेन सिर्फ हमलों का जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि वह अपनी शर्तों पर लड़ने की ताकत बना रहा है। रूसी जानते हैं कि किस्मत उनके साथ नहीं है, इसलिए वे रक्षात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्रेमलिन अधिकारियों ने यूके की ड्रोन पहल को कमतर दिखाने की कोशिश की है, उसे अप्रासंगिक या अप्रभावी बताया है, परंतु अंदरूनी तौर पर रूसी विश्लेषक मानते हैं कि इससे हवाई युद्ध बदल जाता है। अगर यूक्रेन ब्रिटिश ड्रोन से आंशिक हवाई वर्चस्व पाता है तो रूस की कई रणनीतियां नाकाम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए रूस की ग्लाइड बमों पर निर्भरता, जो उसके सबसे प्रभावी हथियारों में से एक है, इस बात पर निर्भर करती है कि उसके विमान मोर्चे के करीब उड़ान भर सकें। अगर यूक्रेन के नए इंटरसेप्टर ड्रोन सुरक्षित गश्त करें तो रूसी जेट्स को पीछे हटना पड़ेगा और उनकी हमले की क्षमता कम हो जाएगी। यह कुछ महीनों में युद्ध का संतुलन बदल सकता है और यूक्रेन के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व भी बड़ा है। पोलैंड, एस्टोनिया और फिनलैंड जैसे देश इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। वे यूके के कदम को मानते हैं कि छोटे या मध्यम नाटो सदस्य भी रक्षा नीति में बदलाव ला सकते हैं। अब वॉशिंगटन के इंतजार की जरूरत नहीं, यूरोप खुद पहल कर रहा है। अब यह सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन भू राजनीतिक रूप से यह बहुत बड़ा है। दशकों बाद यूरोप दिखा रहा है कि वह खुद जटिल प्रणालियां बना और तैनात कर सकता है और सक्रिय युद्ध में वास्तविक बदलाव ला सकता है। यह आने वाले वर्षों तक महाद्वीप पर रक्षा सहयोग के तरीके को बदल सकता है। यह समझ बढ़ रही है कि ड्रोन सिर्फ सस्ते हथियार नहीं, बल्कि रणनीति को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। यूके का कार्यक्रम अन्य नाटो देशों को अपने खुद के रक्षा और टोही ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। एक बार ऐसा होने पर नाटो का युद्ध लड़ने का तरीका बदल जाएगा। कम मानव मिशन, तेज अनुकूलन और कम लागत। रूसी पक्ष पर दबाव बढ़ रहा है और मॉस्को के हथियार कारखाने 24 घंटे खोई चीजों की भरपाई में जुटे हैं। प्रतिबंधों के कारण जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे मिलना मुश्किल है। यह समस्या है क्योंकि आधुनिक ड्रोन और मिसाइलें आयातित चिप्स व सेंसर पर निर्भर हैं। यही यूनाइटेड किंगडम की रणनीति और दिलचस्प हो जाती है। लंदन सिर्फ युद्ध में रूस पर नहीं, बल्कि उसकी सेना को समर्थन देने वाली पूरी व्यवस्था पर हमला कर रहा है। प्रतिबंध, तकनीकी रोक और खुफिया जानकारी साझा करने का एक ही मकसद है, रूस की अनुकूलन क्षमता को सीमित करना, जबकि यूक्रेन और तेज, समझदार और बेहतर हथियारों से लैस होता जा रहा है। शानदार ब्रिटिश लहजे शायद सोच रहे हैं, हम फल पर हमला क्यों करें जब हम रास्तों पर हमला कर सकते हैं। वास्तव में जो बात बहुत दिलचस्प है वह यह है कि ब्रिटेन के इस नए समर्थन की लहर यूक्रेन की दीर्घकालिक रक्षा योजनाओं में कैसे फिट बैठी है। कीव जानता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी उसे रूसी खतरे झेलने होंगे।
इंटरसेप्टर ड्रोन सिर्फ मौजूदा संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा प्रणाली में निवेश हैं। यूके यूक्रेन को विकसित करने और इस्तेमाल में मदद कर रहा है ताकि शांति आने पर यूक्रेन के पास खुद का रक्षा उद्योग और अगली पीढ़ी की तकनीक हो। रूस इसे बम या प्रचार से नहीं रोक सकता। यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन कार्यक्रम का असर युद्ध के मैदान से भी आगे है। हर बार जब कोई रूसी ड्रोन नष्ट होता है तो कोई शहर रोशन रहता है या कोई मिसाइल अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाती। यह यूरोप और पश्चिमी गठबंधन को मजबूत संदेश देता है कि यूक्रेन को मिल रही सहायता प्रभावी है। यह सबूत उतना महत्वपूर्ण है जितना लोग समझते नहीं। युद्ध में धारणा ही शक्ति है। सरकारों को नागरिकों के सामने सहायता का औचित्य, खासकर खर्च बढ़ने पर बताना पड़ता है। जब ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका के मतदाता यूक्रेनी आसमान की रक्षा और रूसी ड्रोन गिरते देखते हैं तो उन्हें प्रगति महसूस होती है। यूक्रेन न सिर्फ जीवित है बल्कि प्रगति भी कर रहा है। सफलता की वह भावना पश्चिमी संकल्प को मजबूत करती है। नेता दिखने वाले नतीजों की ओर इशारा कर सकते हैं और अपने लोगों से कह सकते हैं कि यूक्रेन का समर्थन करना कोई दान नहीं है, यह वैश्विक स्थिरता में निवेश है। हर नाकाम रूसी हमला और रोका गया ड्रोन दिखाता है कि पश्चिमी तकनीक जान बचा रही है और स्वतंत्रता की रक्षा कर रही है। यह सफलता सहायता को स्थिर रखती है। सरकारें जब असली परिणाम देखती हैं तो वे ज्यादा उपकरण, फंडिंग और बेहतर सिस्टम भेजती हैं। जनता की स्वीकृति बढ़ने से बातचीत यह कब तक चलेगा से हम इस सफलता को कैसे आगे बढ़ाएं पर आ जाती है। यूके के ड्रोन कार्यक्रम का नेतृत्व पहले ही दूसरों को प्रेरित कर चुका है। पोलैंड, चेक गणराज्य और बाल्टिक राज्य रूसी खतरे को समझते हुए नाटो को मजबूत कर रहे हैं और रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन को पहले ही लाभ मिल रहे हैं। बढ़ता पश्चिमी विश्वास स्थायी सहायता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं ला रहा है। स्वीडन ने युद्धक नौकाएं, टैंक रोधी हथियार व ग्रिपेन विमानों के पुर्जे भेजे हैं जो जेट डिलीवरी की दिशा में कदम हैं और युद्ध बदल सकते हैं। जर्मनी ने 3 बैटरियों के बाद 2 और पैट्रियट एयर डिफेंस बैटरियां देने का वादा किया। इजराइल ने चुपचाप एक और पैट्रियट सिस्टम दिया। जेलेंस्की ने पुष्टि की और इस शरद ऋतु में 2 और की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी एक नया सहायता तंत्र शुरू किया है जिससे यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों को फंड कर सकते हैं, जिसमें हाई मर्स गोला बारूद, ड्रोन रोधी सिस्टम और सटीक निर्देशित तोपखाना शामिल हैं। यह सब यूक्रेन की बढ़ती सफलता के सीधे जवाब के रूप में आ रहा है। ये जीतें औद्योगिक साझेदारियों के लिए भी रास्ते खोल रही हैं। पश्चिमी रक्षा कंपनियां यूक्रेन के सशस्त्र क्षेत्र में निवेश करने, स्थानीय सुविधाएं बनाने और इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही हैं। यह यूक्रेन को आज की लड़ाई लड़ने में मदद करता है, साथ ही भविष्य में खुद को स्वतंत्र रूप से बचाने की तैयारी भी करता है। आर्थिक रूप से इस प्रभाव से स्थिरता आती है। अंतरराष्ट्रीय विश्वास यूक्रेन को आयात, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और ऊर्जा के लिए धन दिलाने में मदद करता है। जब दुनिया को लगता है कि यूक्रेन मजबूत है तो निवेशक कम जोखिम मानते हैं, जिससे उसकी क्रेडिट स्थिति सुधरती है और पुनर्निर्माण आसान होता है। राजनीतिक रूप से भी यह बदलाव उतना ही प्रभावशाली है। एक ऐसा देश जिसे सक्षम और दृढ़ माना जाता है, उससे सम्मान मिलता है। यूक्रेन को सहयोगियों और तटस्थ देशों से बातचीत में ज्यादा प्रभाव मिलता है। करीब से देखने पर यह दिखाता है कि यूक्रेन निर्भर नहीं है, वह सक्षम है, अनुकूलनशील है और वास्तविक समय में सीख रहा है। विश्वसनीयता से दुनिया का व्यवहार बदलता है। सैन्य रूप से यह प्रतिष्ठा बेहतर तकनीक और खुफिया साझेदारी तक पहुंच देती है। पश्चिमी साझेदार तब अधिक इच्छुक होते हैं उन्नत प्रणालियां देने के लिए जब वे देखते हैं कि यूक्रेन मौजूदा प्रणालियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है। इंटरसेप्टर ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि यूक्रेन आधुनिक युद्ध कला में माहिर हो सकता है और परिणाम दे सकता है। यह असर मानवीय और निजी दाताओं तक भी होता है। यूक्रेन का प्रदर्शन विश्वास और अधिक सहयोग को आकर्षित करता है। जब लोग वास्तविक प्रगति देखते हैं तो वे उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। दान बढ़ते हैं, एनजीओ का समर्थन फैलता है और वैश्विक यूक्रेनी प्रवासी समुदाय के मनोबल में मजबूती आती है। रूस पर इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा है। मॉस्को पश्चिमी देशों की थकान और इस उम्मीद पर दांव लगा रहा है कि दुनिया की रुचि या धैर्य खत्म हो जाएगा। हर सफल कार्यक्रम जैसे कि यह वाला उस भ्रम को तोड़ देता है। यह दिखाता है कि एकता मजबूत है, नवाचार जारी है और यूक्रेन अकेला नहीं है। यूरोप में यह एकता प्रतिरोध को मजबूत करती है। रूस की सीमाओं के पास देशों को नाटो की तकनीकी बढ़त से ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। यह संभावित आक्रांताओं को संदेश देता है कि गठबंधन कमजोर नहीं हो रहा और सामूहिक रक्षा और भी स्मार्ट व तेज हो रही है। संक्षेप में, इंटरसेप्टर ड्रोन प्रोग्राम की सफलता विश्वास और प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। यह एक फीडबैक लूप है जहां हर यूक्रेनी सफलता से पश्चिमी समर्थन बढ़ता है
और हर नई मदद यूक्रेन को मजबूत बनाती है। यह लूप सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक भी है। जब इतिहासकार इस युद्ध के इस चरण को पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे इसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। किसी एक खास ड्रोन या किसी एक इंटरसेप्शन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने पूरे गठबंधन का माहौल बदल दिया। इसने दुनिया को याद दिलाया कि यूक्रेन कोई ऐसा शिकार नहीं है जो बचाव का इंतजार कर रहा हो। यह एक सक्षम साझेदार है जो साबित कर रहा है कि पश्चिमी मदद से असली और ठोस नतीजे मिल सकते हैं। यूके यूक्रेन ड्रोन सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि एक संदेश भी हैं। वे साबित करते हैं कि समझदारी से बनाई गई रणनीति, समन्वय और तकनीक एक बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकते हैं। वे शहरों और लोगों की जान की रक्षा करते हैं, साथ ही यूक्रेन को अपना भविष्य तय करने में और मजबूत बनाते हैं। और आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट ऑक्टोपस के नतीजे साफ हो जाएंगे। तैनाती, उत्पादन और रूसी अनुकूलन तय करेंगे कि यूक्रेन की बढ़त अस्थायी है या स्थायी। फिलहाल संदेश स्पष्ट है, यह समन्वित प्रयास युद्ध की दिशा बदल सकता है। अगर रूस को लगता है कि उसका ड्रोन युद्ध अजेय है, तो यूके ने यूक्रेन को उसे गलत साबित करने के उपकरण दे दिए हैं। यह आधुनिक युद्ध का एक निर्णायक क्षण है, जहां रणनीति, तकनीक और साझेदारी संतुलन को बदल सकती है। अगर यह परियोजना सफल होती है, तो यह सिर्फ यूक्रेन की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि ड्रोन युग में दुनिया की रक्षा को फिर से परिभाषित करेगी।